क्या जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी मलाई चाट रही है, सियासी फायदा उठा रही है? आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। एक बड़ा सवाल जो पीडीपी ने आज उठाया है दोनों क्षेत्रों के हवाले से। पार्टियां सत्ता की मलाई चाटती हैं, खासतौर पर बीजेपी और एनसी, और आम जनता को बेवकूफ बनाती हैं, ऐसा पीडीपी का कहना है। पीडीपी के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जानबूझकर जम्मू और कश्मीर को विभाजित करने की राजनीति में लगी है ताकि हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठा सके। पीडीपी के नेताओं का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से और बीजेपी जम्मू से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए आम जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसमें लोगों को बांटा जाए, चाहे वो फ्री बिजली यूनिट्स हों, फ्री गैस सिलेंडर हों या सिर्फ वादे। आम जनता के लिए ये वादे केवल भाषणों तक, तकरीरों तक महदूद हैं और सरकार की वास्तविक कार्यप्रणाली कहीं भी नजर नहीं आती। सीधे लफ्जों में अगर बोलें तो सिर्फ बोलना आता है, करना नहीं। जम्मू एंड कश्मीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 से खत्म कर दिया गया। स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। लेकिन अब कुछ लोग इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू अलग हो जाए और कश्मीर भी अलग। जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग उठाई जा रही है और ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है। इसी विवाद के बीच में वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में कश्मीरी स्टूडेंटों के ज्यादा सीट मिलने पर भी नाराजगी हुई। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट को मिली, जो कि किसी मेरिट बेस पे नहीं मिली थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही मिली थी, जबकि 7 हिंदू छात्र को मिली थी और 1 सिख स्टूडेंट को मिली। लेकिन कुछ हिंदू तंजीमें और सियासी नेताओं ने इस मुद्दे को खास तौर पर रद्द करने, रिजर्वेशन देने की मांग उठानी शुरू की। मुख्य बात यह रही कि सीएम उमर अब्दुल्ला समेत नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये एडमिशन मेरिट के आधार पर हुआ, न कि किसी आरक्षण, रिजर्वेशन या जातिगत आधार पर हुआ है। बावजूद इसके कुछ तंजीमें, संगठन और लोग इसे कश्मीर बनाम जम्मू का रंग देने लगे हैं और ये आवाज अब उठने लगी है सियासी पार्टियों की जानिब से। सरकार पर भेदभाव और अन्याय का, नाइंसाफी का आरोप है, इल्जाम है। सिर्फ यही नहीं है, संतोष ट्रॉफी का मामला भी थमा नहीं। खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी सवाल उठे क्योंकि जम्मू से केवल 1 खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ। ये कैसे कि जम्मू रीजन में इतने बड़े बड़े 10 जिले हैं, आखिर वहां से कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ और कश्मीर से 20 खिलाड़ी कैसे चयन हो गए? इसे लेकर के हंगामा हुआ, आरोप सामने आए, जम्मू के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया गया, इस तरह की बातें हुई और इन सब घटनाओं में जनता के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि क्या सच में जम्मू कश्मीर की जनता को राजनीतिक दलों के खेल में बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियां केवल अपने क्षेत्रीय फायदे के लिए लोगों को भड़का रही हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए? ये सवाल इस वजह से भी गहन है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को 1 साल हो गए और 1 साल में सिवाय इल्जाम दर इल्जाम के कि वो गलत, मैं सही, मैं गलत, वो सही या दोनों के दोनों, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें या सवालात उठने लगे हैं। और ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी जिस तरीके से सवाल उठा रही है उसमें भी कोई दम है, या फिर वो भी तो एक सियासी पार्टी है, वो भी तो सियासत कर सकती है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सवालों में दम कितना है और क्या वाकई ये सच्चाई है जम्मू कश्मीर की। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सुमित शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यकीनन इल्जामात के दायरे में बीजेपी भी आती है क्योंकि सत्ता की मलाई चाटने का इल्जाम बीजेपी पर भी है, खासतौर पर जम्मू रीजन से। बीजेपी के लीडर सुमित शर्मा जी इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और नासिर साहब हमारे साथ जेकेएनसी से जुड़े हुए हैं। इन तीनों हजरात का हम खैर मकदम कर लेते हैं सिर्फ एक सवाल के साथ कि क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश की जा रही है? और यही वजह है कि सबसे पहले सुमित जी आपकी तरफ। जी जी आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि सत्ता की मलाई, ये तो ठीक है क्योंकि सत्ता में इस वक्त जो है वो आपको पता है इलेक्शन हुए, इलेक्शंस होने के बाद एक यहाँ पे सरकार का गठन हुआ। वो सरकार जो अपने वादों के साथ यहाँ पे आई, वो सरकार जिसने कई बातें रखी लोगों के बीच में कि मुझे वोट दिया जाए तो किन चीजों पे दिया जाए, किन बातों पे दिया जाए और उन चीजों को हम पूर्ण कैसे करेंगे। फिर उन्होंने अपने भी कई आगे बातें रखी और उन चीजों के लिए उन्होंने कहा कि हम भी इन चीजों को पूरा करके देंगे, जिसमें कई सारे इश्यू हैं जो लगातार आप एक आवाज की तरह
प्रश्न उठाते हैं और बढ़िया लगता है, और उस प्रश्न में कई वही बातें आती हैं बार बार। लेकिन इन सवालों के बीच में जनाब सुमित साहब, इन सवालों के बीच में पीडीपी आपको भी रख रही है कि जम्मू रीजन में जितने भी जिले हैं वहां पे आवाम को भड़का के हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी भी सत्ता की मलाई चाट रही है। आमिर भाई, मैं पूरी बात तभी बता रहा हूँ ना, जहाँ पे यहाँ पे कई चीजें ऐसी रही कि जिसमें 12 सिलेंडर हो, कहीं बिजली की यूनिट्स की फ्री की बात हो, और यहाँ पे कितनी ऐसी बातें रही जिनमें डेली वेजर रहे। एसपीओ का भी कई बार मुद्दा उठा कि उन्हें भी रेगुलाइज किया जाएगा, हमारी सरकार आएगी। बड़ी ऐसी बातें रही हैं जिनको लेके लगातार जो है ये सरकार जो अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में रखते हुए इन्होंने आगे बात की, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हुई। हुआ क्या कि अब जैसे आपने बताया कि ये सत्ता की मलाई के लिए बीजेपी लोगों को आपस में लड़वा रही है, तो देखिए जब कहीं गलत होता है तो ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी सत्ता की लालच में लोगों को लड़वा रही है। जब यहाँ पे कोई भी देश में कोई महामारी या कोई भी चीज होती है तो यही बीजेपी जो होती है, ये सभी को एक तराजू में लेकर, जब कोई स्कीम आती है सभी को एक तराजू में लेकर, जब कोई किसी भी तरह का सेंटर की तरफ से कोई भी प्रावधान आता है, किसी भी, इस जम्मू कश्मीर की बात करें या किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे जम्मू के लिए भी वो, कश्मीर के लिए भी वो, सबको एक तराजू में लेके चलने वाली यही एक सरकार है जो लगातार लोगों को एक समान एक ही तराजू में, एक ही नजरिए से चला रही है। लेकिन अब सवालात उठा कौन रहा है? सवालात उठाने वाली वो पार्टी जो कभी अपनी सत्ता के लिए बीजेपी के साथ गठजोड़ करके बैठ गई, जो बीजेपी के साथ बैठ के ये बता रही थी कि तब उन्होंने सीएम पद की जो थी कुर्सी संभाल ली, तब उनके पास कई ऐसी चीजें थी वो कर सकते थे, उन्होंने तब नहीं की। चले ठीक है, वो बात की बात है। अब जो मौजूदा सरकार है वो बार बार एलिगेशन लगाती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अभी आपने बताया, अब देखिए संतोष ट्रॉफी की बात आपने छेड़ी, बहुत अच्छी बात है। संतोष ट्रॉफी में जिन बच्चों का आप देखिए कैसे, क्या जम्मू के बच्चों में काबिलियत नहीं थी? तो क्यों? क्योंकि मंत्रालय भी अभी जम्मू का जो है, इन्हीं के जो मंत्रालय हैं, हमारे जो सतीश शर्मा जी जो है, तो उन्होंने कैसे ये देखा कि जम्मू के लड़कों में, बच्चों में काबिलियत नहीं थी, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? हम कश्मीर के बच्चों के साथ गलत नहीं बोलते, होना चाहिए। कश्मीर के बच्चों के साथ आप बात करें ना, अभी देखिए आकिब नबी जी जो है, जो अभी सिलेक्ट हुए आईपीएल में, तो क्या कभी किसी के साथ गलत कहीं नहीं किया? जो जम्मू का हमारे उमरान मलिक था, उसे भी सिलेक्ट किया। एक तराजू में लिया गया है इस सरकार की अगर उसमें बात की जाए। लेकिन जहां बात आती है कि यहाँ यूटी की जो मौजूदा सरकार एनसी की है, उसका जो दायित्व बनता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों जम्मू को हमेशा पछाड़ा गया? क्यों जम्मू को पीछे रखा गया? क्या जो सीएम साहब है वो रिप्रेजेंट खाली कश्मीर को करेंगे? क्या उनका दायित्व नहीं है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा लेके उसको रिप्रेजेंट करें? वोट लेने के लिए आप दोनों साइड से सीएम, यू आर नॉट ओनली द सीएम ऑफ ओनली कश्मीर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, बड़ी बात यह है। और इन्हीं तमाम तर चीजों को लेकर के नासिर साहब आपकी अदालत में हम आएंगे कि क्या जिस तरीके से पीडीपी कह रही है, अब तो बीजेपी भी कह रही है कि भाई साहब हमें तो छोड़िए, हमने तो सबको एक ही तराजू में देखा और मिसालें भी दी। लेकिन नासिर साहब, इनका यह कहना है कि जो भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, और यही पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को विभाजन करने के पीछे एक बड़े विलन के तौर पे देख सकते हैं आप। पहले तो आपको जो मेरे को पैनलिस्ट हैं और आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, आप सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, आई थिंक जब पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, एक बहुत बड़ा जो है फैसला उमर साहब ने लिया जम्मू को बराबर रिप्रेजेंटेशन देने का, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू रीजन से बनाया, और उसके बाद जो है 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो जम्मू रीजन से बनाए। उन्होंने इक्वल शेयर दिया अपनी कैबिनेट में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने की, जिसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बड़ा दूंगा, दरबार मूव का। पिछले 5 साल में जब यहाँ गवर्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी साहब चला रहे थे, उन्होंने कोशिश की ये जम्मू और कश्मीर के लोगों को दूर करने की, और जो एक सालों से रिवायत चली आ रही थी हमारी दरबार मूव की, उसको बंद कर दिया। और उमर साहब ने पहले साल में ही आके जो है उसको भी रिवाइव किया। तो बिल्कुल ये जो इल्जाम है बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है वो जो है जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नहीं। हालांकि आप देखें, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें ज्यादा मैंडेट कश्मीर वैली से आता है, लेकिन हम हमेशा जम्मू और कश्मीर दोनों को जो है कोशिश करते हैं कि जोड़ के चलने की। रही बात, अगर इन्हें लगता है कि कहीं पे
कोई नाइंसाफी हुई है या डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो उसमें जो है हमारे जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं जो कि जम्मू से ही हैं, अगर वो कश्मीर से होते तो चलो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता। सतीश शर्मा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो तो जम्मू से ही हैं और उन्होंने वाजिया तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। उसके बावजूद अगर इन्हें लगता है कि कहीं पे कोई कुछ ये हुआ है तो वो उसमें जो है देखेंगे। तो मुझे लगता है उससे ज्यादा इसमें सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां आप देखें पिछले कई सालों से बीजेपी की बिलखसूस ये कोशिश रही है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करे, ना कि जम्मू एंड कश्मीर करे। तो इन्हें तो बिल्कुल कोई हक ही नहीं है ये बात करने का। इनकी जो नाकामयाबी है, जो जम्मू के लोग इस वक्त जो है गुस्सा है क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी कुछ महीने पहले जो जम्मू सैलाब आया और इतना नुकसान हुआ, उसमें जब फिर जो जितना गवर्नमेंट स्टेट यूटी की गवर्नमेंट की तरफ से किया जाना चाहिए था, एक्स ग्रेशिया वगैरह अनाउंस किया गया, लेकिन उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट भेजी गई सेंटर को कि हमें जो है इसके लिए स्पेशल पैकेज दीजिए ताकि जो है इन लोगों को जो है मुआवजा मिल सके और इनकी नुकसान की भरपाई हो। अभी तक उन्होंने उस पर कोई गौर खोज नहीं किया और उसमें जम्मू में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, कश्मीर में नुकसान नहीं हुआ था। तो बीजेपी को पहले उन चीजों का जवाब देना चाहिए कि अगर उनकी मरकज में हुकूमत है तो क्या कर रहे हैं बीजेपी के जो ये 28-29 एमएलए हैं, ये उसको लेके क्या कर रहे हैं। अभी तक अगर ये अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैकेज नहीं अनाउंस कर पाए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो ये किस जम्मू की बात करते हैं, ये क्या तर्जुमानी करेंगे जम्मू। चलिए, बड़ी बात है और ये देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी को इस मामले में बोलने का अधिकार है भी या नहीं। सुमित भाई, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सिंह साहब मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि पीडीपी ने ये इल्जाम लगाया है कि सत्ता की मलाई तो ये दोनों पार्टियां मिल बांट के खा रही है। सबसे पहले इसकी हकीकत जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लगता है पीडीपी को। देखिए, जब 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला और जम्मू में अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिला, 28-29 एमएलए के जीत। अब दोनों पार्टियों ने लोगों के साथ वादे किए, एक सत्ता में आ गई और दूसरे के पास एलपी साहब के ऊपर सत्ता को चला। लेकिन वादा एक किया गया सबसे पहले कि मैं बिजली फ्री करूं। दोनों पार्टियों ने कहा बिजली फ्री करेंगे और उमर साहब ने यहां तक कहा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मीटर उठा के चनाब में फेंक दिए जाएंगे या जेल में फेंक दिए जाएंगे, तवी के दरिया में फेंके जाएंगे। ये बातें मीडिया में आई, लोगों ने इन पर विश्वास किया और वोट डाले। इन्होंने और भी बहुत सारे वादे किए, लेकिन जिस चीज पे हमने प्रोटेस्ट किया मैं उसी की बात करूं। जब वोट बन के, जब चीफ मिनिस्टर बन गए, इन्होंने कहा मुझे वोट दे दीजिए। 2 जगह पर टोपी डाल के लोगों से वोट मांगे कि मुझे वोट दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं आपका स्पेशल स्टेटस की बात करूं। कहा गया लोगों ने इमोशनल होकर इनको वोट। हमने भी लोगों का मैंडेट स्वीकार किया, मैं भी वो चुनाव लड़ रहा था गांधीनगर जम्मू से, मैं तीसरे नंबर पर रहा, वहां बीजेपी जीते, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, चलिए हो गया इलेक्शन, हमने लोगों का मैंडेट को स्वीकार किया। लेकिन 1 साल के बाद सरकार करने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कहती है कि मेरी आंटी के घर मीटर लगा है तो आपको भी मीटर लगाना पड़ेगा। जब चीफ मिनिस्टर साहब का बयान, किसी और का नहीं, सीएम साहब का। तो जब सीएम साहब ने वोट मांगे लोगों से तो आंटी का घर तो तब भी था, मीटर तो तब भी लगा था, तब आपने लोगों से क्यों नहीं कहा कि भाई मेरे आंटी के घर मीटर है, आपको भी मीटर लगेगा, तब मुझे वोट दे दीजिए। अब बात मीटर की नहीं, बात बिजली की देखिए। इन्होंने कहा मैं लोगों के बिल माफ करूंगा। आज जम्मू में लोगों के बिजली के बिल की वजह से बिजली कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 2-2 लाख रुपए बिल उनका बन चुका है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो चुका है और ये इनका डिपार्टमेंट जाता है उनके बिल काट देता है। एक तरफ से ये कहते हैं जी मैं, बाद में उन्होंने कहा जी मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आप मुझे बताइए कोई एक भी यूनिट बिजली फ्री थी? अगर आपने लोगों के साथ वादा किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही वादा जम्मू के लोगों के साथ किया था कि मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाऊंगी। चलिए वो नहीं बन पाए, इन्होंने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे। लोगों ने जब इनको वादा किया, अब ये दोनों पार्टियां धर्म की सियासत कर रही है। ना ये बिजली पर बात करते हैं, ना 1 लाख रोजगार पर बात करते हैं, ना 12 सिलेंडर पर बात करते हैं, ना 5000 पेंशन पर बात करते हैं। इनकी रात पता क्या बन चुकी है? एक मिनट आपका लूंगा। एक ट्रेन में ना 2 यात्री जा रहे थे, दिल्ली से ट्रेन अमृतसर आ रही, तो 2 यात्री थे, तो एक ने पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मैं अमृतसर जा रहा हूँ। उसने आप मैं भी अमृतसर जा रहा हूँ। उसने कहा किस एड्रेस पे जा रहे हो? दोनों को जाने का एड्रेस सेम था। तो पूछा आप कहाँ से रहे हो? उसने कहा जी मैं भी वहां से आ रहा हूँ। दोनों को आने का एड्रेस भी सेम था। तो तीसरे यात्री ने पूछा यार ये क्या कर रहे हो? आप आए भी एक जगह और जाना भी एक जगह चाहते हो।
तो उसने कहा भी वैसी बात ऐसी है, हम दोनों बाप बेटा है, हम एक ही जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन अपना टाइम पास करने के लिए हम ये खेल खेल रहे हैं। ये इसी तरह का टाइम पास भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम ये बताइए कि बीजेपी आज क्यों नहीं ये बात करती कि बिजली फ्री दीजिए, क्यों नहीं बात करती? नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों अपने बातों से मुकर रही है? आज बीजेपी सेंटर में सरकार है, एलजी साहब इनके हैं, बहुत सारी चीजें इनके पास है। अब ये किसी का घर उजाड़ पीला पंजा चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कहता है मुझे मालूम नहीं कि पीला पंजा किसने चलाया। एलजी साहब कहता है चीफ मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट है। अब आप मुझे बताइए जो रास्ता कच्ची चल रही है, ये अपना टाइम पास दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो आप मुझे बताइए आम चक्की में कौन पिस रहा है? बिल्कुल सुमित जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बहुत ही गंभीर सवाल है दोनों तरफ से, और ये बाप बेटे वाली जो मिसाल है यकीनन इस पे भी बिल्कुल आपके सामने है। मुझे बताइए जब चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने केबल कार्ड के लिए गाड़ियां, सिंह साहब मैं आता हूं, बहुत सारे सवाल हैं आपके, लेकिन मैं पहले सुमित जी से और नासिर साहब से जवाब ले लेता हूं। सुमित जी, बात अभी की ना, बहुत अच्छी कहानी बताई इन्होंने। ये नहीं शायद बताया होगा कि जो वहां पे तीसरा यात्री खड़ा था वो शायद चाचा जी थे। वो ठीक है, वो बाप बेटा तो वो चाचा जी होंगे, क्योंकि वो चाचा जी जो चाहते होंगे कभी गुपकार बन के एनसी के साथ छलांग मार देनी, कभी सत्ता की लालच के लिए बीजेपी के साथ जुड़ना, वहां तक सब ठीक था। जब शाल लग रहे थे, जब शाल गले में पड़ रहे थे, तब तक सब ठीक था। जब लगा यहाँ से सत्ता से आउट हो गए तो फटाफट दौड़ के अपने जो फैक्टर इनके जो खराब जिनको देख के इनकी पार्टियां कांगड़े एक दूसरे को मारती हैं, उनकी झोली में जाके बैठ के गुपकार बनाते हैं। और आज जब पीछे इलेक्शन होता है तो इनकी पीडीपी इनको बोलती है कि हम दोनों मिलकर एक जगह इलेक्शन लड़ते हैं, आधी सीटें आप बांटो आधी हम बांटते हैं। जब सीटों पे बंटवारा नहीं हुआ पीडीपी हट जाती है। आज मामला यह हुआ 4 सीटें लाती लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये पार्टी तो साइड पे रहे। बात है एनसी की। एनसी के जो प्रवक्ता आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ बाकी बातें छोड़िए, बिजली की बात किया बात करते उसे भी छोड़िए। हम जम्मू के लोग हैं, हाँ चले कश्मीर के लोग हैं, हम बिजली का बिल देते आ रहे हैं, जो राइट है चलिए ठीक है, लेटर भी दे रहे हैं, हमें कई चीजों की सुविधा हम दे रहे हैं। लेकिन अभी अब सत्ता में है, अब सरकार में है, एसपीओ का मुद्दे को उठा के मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर है, वो एसपीओ का एक बात उठाए, उसके लिए आवाज उठाए, उनकी बात बने। आप बताइए कितने एसपीओ साथ इतनी सर्दी में इतनी ठंड में क्या कई कुछ पैसों कितनी जगहों पे वो बेचारे दिन रात डे नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं। कभी उनकी आवाज सीएम साहब के वहां पे कभी उन्होंने भेजा, उन्हें भेजिए ना, उन पे बात कीजिए। सेंटर दिल्ली जा रहे हैं, आज यहाँ पे गालियां देते हैं, आज यहाँ पे बीजेपी को कुछ बोलते हैं। और आप देखिए कल इन्हीं के जो किश्तवाड़ के जो सज्जाद अहमद किचलू साहब वो होम मिनिस्टर जी के सामने जाके बैठे हुए, तो आखिर वो उन्हें भी पता है वहां पे शांतिप्रिय तरीके से बैठ के उन्हें भी पता है कि होम मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, कुछ चीजें लेके आएंगे, कुछ कार्य होंगे। ऐसे तरीके से सीएम साहब भी जाइए, बात कीजिए, वहां से कुछ फंड जो है, आप एक सीएम है, आपका जितना दायित्व जितना करते हैं और जितना वजन आपकी बात का होगा उतना किसी का नहीं होगा। सीएम साहब आप बात तो कीजिए, और जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसे दिखाइए ना। आप मीडिया में आके बात तो करते हैं, आप दिखाइए कि आपने क्या क्या चीजें की है, आपने प्रपोजल्स क्या क्या रखे हैं। जब आपके प्रपोजल नहीं हो रहे हैं तब आप अपनी बात कीजिए। कथनी कर दी तो खत्म बात। और इनके पर यहाँ पे जो बैठे आपके हमारे साथी वो बोल रहे हैं कि 20 बच्चे जो वहां के सिलेक्ट हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस बात पे तो बनता ही नहीं है। हम वहां के सतीश शर्मा जी वहां के, ठीक है जम्मू के सतीश शर्मा जी है जनाब, जम्मू के सतीश शर्मा जी तो आप जो पार्टी के मंत्री है ना, तो आपके वहां पे आप उनको बोलिए कि अगर आपको जम्मू का भेजा गया है, क्योंकि हमारी तो सुनेंगे नहीं, हम लोग की अगर सुननी होती तो 20 बच्चों में 10-10 का बराबर का करते, लेकिन उन्हें अगर आप सुननी होती तो आज वो भी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। एक डिप्टी सीएम की बात आपने की, डिप्टी सीएम जी को कुछ नहीं नजर आता, उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आती है, उठे और जो पूर्व अध्यक्ष है हमारी पार्टी के रविंदर है ना, उनके ऊपर टिप्पणी करते जाए, बस उठे और कोई भी बात हो और डायलॉगबाजी करे, साड़ा कुत्ता टॉमी का तुंडा कुत्ता, ये बातें कोई करने वाली बात है? डिप्टी सीएम इस तरह की बातें कर रहे हैं। पब्लिक ने आपको वहां पे कुत्ता और टॉमी पहचानने नहीं रखा है, आपको रखा है कि जनता के मसले हल कराने, जाके वीडियो शूट करने काले चश्मे के अंदर। यहाँ मॉडल राजनीति नहीं चलेगी। यू आर नॉट ए मॉडल। सुमित जी छोड़िए इन सब चीजों को पर्सनल मत लीजिए, और इसे जो है कुत्ता टॉमी से यकीनन हम मुतवाज़न नहीं कर सकते। मैं नासिर साहब आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहूंगा कि पहले आप इन सब का जवाब दे लें। सुमित जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जी। इन्होंने बात उठाई एसपीओज की जी। शायद सुमित जी को पूरी तरह पता नहीं है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अभी भी इनके एलजी साहब के पास है। पिछले 5 साल से भी पिछले 5 साल से भी इनके एलजी साहब के पास था। उससे पहले बीजेपी पीजीपी की गवर्नमेंट थी, तब भी इन्हीं के पास था। आप मुझे एक ऐसा मुद्दा बताइए जो आज का है,
चाहे वो एसपीओज का मसला हो, चाहे वो डेली वेजर्स का मसला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, ये सब कुछ हमने इन्हीं से इनहेरिट किया है। ये सारे मसले इन्होंने उठाए, इन्होंने बनाए हैं। और इन 10 सालों में या बिलखसूस इन 5 सालों में इस एक मुद्दे पे भी बात नहीं होती थी। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हर एक इशू पे बात होने लगी है, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे वो डेली वेजर्स का मसला हो, चाहे वो बाकी मसले हो, या इवन जो एसपीओज का मसला हो। देखिए, यही फर्क है एक चुनी हुई सरकार में, बिलखसूस उमर साहब की सरकार में, कि जो लोगों के मसले हैं उनकी बात हो रही है, उनकी पैरवी जो है की जा रही है। पिछले 10 साल में ये इश्यूज नहीं थे कि क्यों इन्होंने ये जो है एसपीओज का मसला हल नहीं किया। सरकार यहां भी इन्हीं के पास थी, दिल्ली में भी इन्हीं के पास थी, होम मिनिस्टर भी इन्हीं का था, एलजी भी इन्हीं का था। क्यों नहीं किया इन्होंने ये एसपीओज का मसला हल? और आज भी जब आप देखेंगे जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अंडर नहीं है ये, तो फिर क्यों नहीं ये एलजी के पास जा रहे हैं? क्यों नहीं ये उनसे पूछ रहे हैं कि आप जो है इनका जो है ये मसला हल करिए? लिहाजा सिर्फ तनकीद करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है सिंह साहब, वाकई ये बात तो है, इस बात में दम भी है जो नासिर साहब कह रहे हैं, सुमित जी कह रहे हैं। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि नासिर साहब ने अभी जो कहा कि क्या ये चीजें मौजूदा 1 साल में तो नहीं है, ये पिछले एलजी इंतजामिया में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाए, तब तो इस तरह की बातें नहीं हुई। और आज जब चुनी हुई अवाम की सरकार अवाम की भलाई के लिए कुछ करना चाह रही है, कर रही है, तो उसमें आप बहुत सवाल उठा रहे हैं। आमिर साहब, डेली वेजर्स के मैं सुमित भाई आता हूं, माफ कीजिएगा सुमित भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए सिंह साहब से सवाल करके फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ऐसे आमिर जी, मैंने दोनों मेरे भाइयों को सुना जी। अब देखिए, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा। आज डेली वेजर की बात करते हैं, जब इनके पास पावर थी इन्होंने उसको नहीं किया। आपके पास डायरेक्ट रूल था, पहले से कहते थे कि हमें कश्मीर के हुक्मरान जो है वो तंग करते हैं, काम नहीं करने देते। बीजेपी की ये बात होती थी। 5 साल से उनका एलजी रूल है और गवर्नमेंट इनको चला रही थी। 1 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस था। अब आप कहते हैं कि मेरे भाई है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं इनकी बात, कई बातों के साथ मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ कि ये 2 सरकारें जम्मू कश्मीर में चल रही, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए, पहले इन्होंने कहा था कि मैं यूपी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपको याद होगा, मीडिया के माध्यम से कहा। फिर उन्होंने कहा नहीं जी मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर 2 जगह पर टोपी डाल के वोट मांगे, मुझे वोट दे दीजिए, मैं ये मसले हल करूं। तब इनको पता था ना कि मैं यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, तो मेरी लिए पावर कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तब इन्होंने जब लोगों के साथ वादे किए, लोगों ने एक मैंडेट दे दिया। अब 1 साल से उसके ऊपर बात नहीं हो रही। अब डेली वेजर की यहाँ बात चली, जब राज्यसभा के इलेक्शन आए, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा कि हम आपके एमपी को वोट करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है, डेली वेजर का जो बिल है उस पर बात कीजिए, और जो पीला पंजा आप चलाना चाहते हैं, हमने कहा था 2-4 मरलों में जो रह रहा है 50 साल से, उसको मालकियत दे दीजिए पैसे लेके। किसी लैंड ग्रैबर की बात नहीं की। एमसी ने तब कहा जी ठीक है, वोट लेके अगले दिन उन्होंने कहा दोनों बिल ड्राफ्ट कर दिए। अब जब दोनों बिल उन्होंने ड्राफ्ट कर दिए, मैं कहता हूं कि डेली वेजर पर पार्टियां सियासत कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने रच कर सियासत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा मुझे वोट दो मैं बना दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब पूछते हो कहते हैं हमारे पास 5 साल है, तो आप 5 साल में करें, हम कहते हैं भी 1 साल में हिसाब दे दीजिए आपने कितने डेली वेजरों को पका दिया। मैं कहता हूं जो रिटायर होने वाले हैं 10, 20, 30, 40 आपने किए होते तो आज शायद मैं ये बात नहीं कर पाता। आपके पास डाटा होता कि आप कहते हमने कर दिए। चलिए वो कमेटी अभी देख लेगी, कमेटी उस चीज के लिए वो तमाम तर चीजें हो भी चुकी है और मुमकिन है कि वो बहुत जल्द हल भी हो जाए और बेहतर आंसर नासिर साहब देंगे। नासिर साहब मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं आपके पास आता हूं। सिंह साहब, एक सवाल जो आमतौर पे मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था इसी टॉपिक पे रिसर्च के दौरान लीडरों से, उन्होंने कहा कि असल में पीडीपी इन मुद्दों को इस वजह से उठा रही है क्योंकि अभी बडगाम में हाल फिलहाल में उनके लीडर जीते हैं, कामयाब हुए हैं, तो उनको लगा कि ये विभाजन, इस तरह की बातें करके अवाम को अपनी तरफ वर्गलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, इसी वजह से पीडीपी इल्यूजन क्रिएट कर रही है। नहीं, मुझे बताइए क्या क्रिएट कर रही है पीडीपी? विभाजन की बात हमने कहां की है ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने किस चीज को विभाजन करने की बात? मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा पीडीपी विभाजन करना चाहती है, हम किस तरह का विभाजन कर रहे हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। ठीक है। नहीं आप नहीं, मैंने इनसे पूछा ना। मैं देखिए, मैं अगर मैं जवाब देने पे आ जाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, इस वजह से मैं पार्टी प्रवक्ता तो हो नहीं सिंह साहब, मैं इस वजह से मैंने सवाल जवाब दिए पार्टियों के। सिंह साहब काम डाउन। सिंह साहब मैंने बोला कि देखिए मैं एंकर हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मैं
अगर जवाब देने पे आओ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इस वजह से डिबेट में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। और ये सवाल भी मेरा नहीं है, ये सवाल पार्टियों का। जी नासिर साहब। जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर पीडीपी इस वक्त असेंबली में कोई भी चीज पास कराना चाहती है, इनके पास नंबर्स तो है नहीं, पहले 3 थे अब ये 4 हो गए, तो इन्हें बिल्कुल लाजमी तौर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत होगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वाकई ये लोग सिंसियर होते, पहले तो ये जो ये डेली वेजर्स की बात करते हैं, 4 साल इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया उन डेली वेजर्स का? इन्होंने कहा उनकी बात की? इन्होंने कितनों को रेगुलराइज किया? खैर वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर ये सिंसियर होते किसी भी इशू को लेके, चाहे वो डेली वेजर्स का हो, चाहे वो ये जो लैंड की बात करते हैं, अगर इनके मेंबर को एक प्राइवेट मेंबर बिल लानी है असेंबली में, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि वो उमर साहब से मिलते, या हमारी काबीना से मिलते, या हमारे एमएलए से मिलते, उन्हें तफसीलन बताते कि उस बिल में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या किस तरह से ये जो है वो बिल लाना चाहते हैं। नहीं तो नासिर साहब वो ये कह रहे हैं कि हम आपके एनेक्स से क्यों देखें दुनिया को, लोगों के मसाइल को आपके चश्मे से क्यों हल करें? इन्होंने एक वेग बिल बनाई, अब आपकी वो फेक बिल कैसे होगी बताओ? आपने उस पर डिबेट जाने हुए जो है वो बिल पास की जाए। देखिए, आपको गरीबों को लैंड देना है, बिल्कुल। आपको अगर कोई गरीब किसी सरकारी लैंड पर भी 30 साल से रह रहा है, आपको उसको बचाना है, लेकिन आप रास्ता नहीं दे सकते उन लैंड ग्रैबर्स को जिन्होंने जबरदस्ती जमीन जो है हथिया रखी है। आपका चीफ मिनिस्टर सरकारी लैंड पे बंगला बना के रह रहा है भटिंडी में, उसके बारे में जवाब देंगे आप? हमने 4 मरले की बात की, हमने 5 मरले की बात की, गरीब की बात की जो 5 मरले में रह रहा है। आपको तो पहले आपने वो बिल पढ़ी है, आपने वो बिल पढ़ी है, आपने वो बिल पढ़ी है, आपको पता है उस बिल में क्या लिखा है? आपको पता है उस बिल में क्या लिखा है? आपको पहले ये नहीं पता है कि इस वक्त आप कैसे? चलिए, आप दोनों हजरात जमीन पे अटके हुए हैं, जमीन के रिलेटेड में एक सवाल पूछता हूं। आपको खुद नहीं पता है। उमर साहब, सिंह साहब, आपका इल्जाम है उमर साहब सरकारी जमीन पे बैठे। जाइए आप, जाइए कोर्ट हटवा दीजिए, निकलवा दीजिए। सिंह साहब, आपकी हुकूमत थी, आप हटवा देते, निकलवा देते। लैंड प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हुकूमत थी, निकलवा देते। सिंह साहब, ये सिर्फ बहानाबाजी। मैं ठीक है, मैं दोनों पार्टियों को आपस में लड़वाना नहीं चाहता। मैं सिंह साहब एक चीज जानना चाहूंगा बहुत ईमानदारी से, बात नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि लैंड प्रोटेक्शन के हवाले से चीजें चल रही है। मुझे एक बात बताइए सिंह साहब, 2016 में उमर अब्दुल्ला साहब ने और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, चेक कर लीजिएगा इस चीज को, अभी भी वक्त है, उन्होंने एक इस तरह का बिल पेश किया था, उस वक्त रिजेक्ट हो गया, जो फैक्ट है। और सेम 2025 में जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो सेम बिल पीडीपी ने पेश किया, उस वक्त आपने रिजेक्ट कर दिया था। इस टाइम पे सेम चीजें आप पास कराना चाहते हैं जिस पे एनसी तैयार नहीं है या बीजेपी तैयार नहीं है, व्हाटएवर। तो जो चीज आपके लिए 5 साल पहले बिल्कुल ही जिसके लिए आप मना कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, आज वो चीजें आपके लिए कैसे हो जाती हैं? कन्वीनियंस। आप सुनिए, मैं कन्वीनियंस है। जब सुनिए, पिछले 5 सालों में जब पीला पंजा लगा के लोगों को बेघर किया, जब पिछले 5 सालों में हजारों मतलब 100 लोगों की कम से कम छत उजाड़ दी गई, पिक एंड चूज पॉलिसी, टारगेट किलिंग इसको मैं नाम देता हूं। जब आपने किसी के 5 मरले का मकान उखाड़ दिया और बड़े नेता के शेर की तरफ आपने देखा नहीं, तब पीडीपी ने जब लोगों के साथ जब ये भारतीय इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था इस इलाके में कि भाई हमें आप वोट दे दीजिए, हम आपको ये मालकी हक देंगे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे से मुकर गई तो हमने कहा भी ये असेंबली में हम आपको पार्लियामेंट के 3 वोट दे देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ये वोट हम आपको 3 दे देंगे, आप इनके ऊपर बात कीजिए। इन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने रिजेक्ट करके ये कहा, उन्होंने कहा आप लैंड ग्रैबर को फायदा देना चाहते हो। हमने क्या कहा था बिल में? मेरे भाई ने भी कहा, आपने बिल पढ़ा नहीं। हमने कहा जो आदमी अपने छोटे से मकान में रहता है उसको मालकी हक दीजिए, जो 50 साल से रहता है, धर्म के नाम पर नहीं, इलाके के नाम पर नहीं, उसकी हालात के नाम पर, उसकी जो उसकी मजबूरी के नाम पर उसका पैसे ले लीजिए। ये मैं बताइए लैंड ग्रैबर को कहाँ मदद कर रहा था? हमने ये नहीं कहा किसी की 20 कनाल की कोठी पटिंडी में उसको मालकी हक दे दो। हमने ये नहीं कहा किसी की 50 कनाल के फार्म में उसको मालकी हक दे दो। सर जी, सवाल से हम भटक गए शायद। सिंह साहब, सवाल सिर्फ इतना है, 2016 में लैंड प्रोटेक्शन के हवाले से एनसी ने एक बिल पास किया था, पेश किया था सॉरी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये पेश किया था, ये बिल, दोनों बिल को। और मैं आपसे 3 बिल थे एक्चुअल में, 2016 की बात है, उस टाइम पे आपने रिजेक्ट कर दिया था बगैर सुने हुए, बगैर उस पर बातचीत किए हुए, और वो चीजें आपके सामने में नहीं आई थी। इवन असेंबली में बहुत हंगामा भी हुआ था, अगर आपको याद हो। सेम बिल 2025 में पेश की जाती है, क्या माने हैं इसका?
हर चीज देखिए, मेरी बात समझिए। मैंने कहा जब पिछले 5 साल लोगों की छतें उजाड़ी गई, जब लोगों के घर तहस नहस कर दिए गए, तब तो हर एक जम्मू कश्मीर का आदमी कहता था ऐसा बिल असेंबली में लाना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। जिनके घरों से छत गई उनसे पूछ के देखिए, होता क्या है। जब आप सर्दी में किसी को बेघर कर देते हैं, अभी एक ताजा घटना हुई, आपका मीडिया का एक साथी है जिसके घर को सिर्फ एक आदमी को घर से बाहर निकाल दिया गया, मुझे नहीं मालूम किसने ऑर्डर किया किसने नहीं किया। हमने जब वो सारी चीजें देखी तो अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था 2024 के इलेक्शन में कि आज जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग हैं हमारे, और यहाँ रहते थे पटिंडी, सुजवान, गुट्टेक, नगर, चन्नी में, तो सरकारी लैंड पर जिन्होंने मकान बनाए, किसी के पास 5 मरले जमीन है, किसी के पास 7 है। हमने तो उनकी बात की थी ना। ठीक है भाई ये आ जाइए। सिंह साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। सुमित भाई, एक बड़ा सवाल जो खासतौर पे सिंह साहब ने भी उठाया, नासिर साहब ने उठाया, हम देखते हैं जो इनका इल्जाम है वो कश्मीर में आमतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है और जम्मू में आपके ऊपर पे, क्योंकि दोनों जगह सिर्फ लैंड की अगर मैं बात करूं, लैंड के ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्या है, क्या वाकई ऐसा है या सच्चाई है इसके अंदर कि बेगुनाहों के घर को उजाड़ दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है, उनके दुकानों को तोड़ दिया जाता है, मार्केट उखाड़ फेंका जाता है। क्या ये ऐसा वाकई एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों मिलकर कर रही है? क्योंकि पीडीपी का तो ऐसा ही कहना है। सुमित भाई। देखिए आमिर भाई, मैं आपको बताना चाहूं, पहले भी मैंने इस चीज पे बात की है। देखिए, किसी का भी मकान उठाना तोड़ना, मैंने पहले आपको ये बताया था पहले भी कि ये उस वक्त की जब ये चीजें जब ये बनी, ये कब बनी, किन सरकारों में बनी, किन के समय में बनी, कौन पटवारी थे, कौन तहसीलदार थे, कौन वहां पे जो जितने भी ये थे। मैं कहता हूं इनके मकान तोड़ने की जगह उनके घरों में जाके उस समय के जो थे उनके मकान तोड़े जाएं, उनके तोड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक मिसाल बनती। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उस वक्त उस टाइम ये सरकारें चुप क्यों रही, क्यों ऐसी चीजें होने दी, क्यों ऐसी घटनाएं होने दी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, साथ ही बिजली की बात पे भी आता हूं। कि जब बिजली के बिल आए 2-2, 4-4 लाख रुपए आ रहे हैं, 4-4 लाख लोगों को जब बने, तो मैं ये मेरा एक सवाल था, ना केवल आपके मीडिया के माध्यम से, मैंने कई मीडियाओं में कई क्वेश्चन ये उठाया है कि क्यों आखिर उस समय लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया गया कि ये जो पैसा है ये सरकार का पैसा है, इन चीजों के ऊपर तब क्यों नहीं रियायतें दी गई ताकि वो पैसे लोगों को टाइम पर से दे दी जाते, ना कि 4-4 लाख बनता और ना कि इतना कम चीजों पे आ जाता। मैं सुमित भाई, मैं चूंकि एनसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जवाब लूंगा उनसे। मुझे एक ऐड ऑन करने दीजिए माफी के साथ। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन रखते हैं, अगर ये सेम चीजें बगैर खास तौर पे बिजली के लिए बिल लगाए हुए या फिर जो भी इसकी प्रोसीजर है, खास तौर पे इसका मीटर वगैरह लगाए हुए, फिट किए हुए, जो भी कानून व्यवस्था है, अगर एनसी ऐसा नहीं करती तो क्या आप होने देते? कहते देखो फ्री में ये लोग बिजली बांट रहे, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, क्योंकि केजरीवाल के साथ भी आपने ऐसा किया था। और अब अगर जम्मू कश्मीर में वो कानून के साथ चल करके लोगों को फ्री में देना चाहते हैं, जो कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है, तो फिर आपको वो भी बुरा लग रहा है? सर फ्री में दिया ना इन्होंने, जब ये फ्री में दे के इन्होंने लोगों को गलत गाइड किया। आज लोग दे रहे लोगों, देखिए फ्री की बिजली का सिस्टम इनका क्या था, मैं किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बात आपको बताता हूँ। तब क्या था, 8-8, 10-10 घंटे लाइट जो थी इनके पर्सनल इंडस्ट्रीज वाले एरिया में घुसी रहती थी। ये फ्री के नाम पे लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे तब भी, आज भी देते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ नासिर साहब आपके पास। सुमित भाई बोलिए। आए आज लोगों के मकान टूट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बात की, बीच में एनसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 10 साल में आपने क्या किया। आप 10 साल का तो आ जाके उठा रहे हैं साहब, क्या किया क्या नहीं किया। आपने बहुत अच्छा किया होता तो 10 साल आपको मजबूरियों में अरे सर जी 10 साल का छोड़ दीजिए। सिंह साहब ने आपके मुंह पर, नासिर साहब के मुंह पर यह कहा ना कि जम्मू में जिस तरीके से अतिक्रमण चल रहे हैं, बहुत सारे घर उजाड़ दिए गए, दुकान उजाड़ दिए गए, इवन मार्केट तोड़ दिए गए, आपकी शहर पे हुआ, सेम कश्मीर में भी कई जगह हुआ, उन्होंने मिसालें भी दी। तो इसका जवाब दीजिए। इसका मतलब सच है कि बीजेपी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है और सेम सत्ता की मलाई चाट रही है एनसी? सर बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे ये चीजें सत्ता में आने के बाद ही क्यों हो रही है ज्यादा? जिनकी यहां पे सरकार है, एनसी की सरकार है, क्या सीएम साहब सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो एक्शन क्यों नहीं करते? फिर रुकवाइए ना, उनके पास तो डिपार्टमेंट है सारे, वो कर ही क्या रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने पैसों से 2 पैसे लगा के किसी का मकान बना के दिखा दिया, मिसाल बनाए। उन्होंने कितनी जाके वहां पे उसकी किसी भी बंदे की कोई बात के लिए, उसकी हेल्प के लिए आगे आए, या श्रीनगर में जो हुआ इसका जवाब मैं पहले ले लेता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए। नासिर साहब सीधा आपकी तरफ आता हूं, जवाब। जी पहले तो ये कि जो बात कर रहे हैं सुमित जी की 1-1 लाख रुपए जो है बिजली का बिल जमा हो गया है लोगों का। आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 10 साल से पहले डायरेक्टली 4 साल बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत, उसके बाद 6 साल जो है एलजी का शासन। पिछले 10 साल में अगर आपको पता था कि यहाँ चलिए हमने ही
लोगों को बोला कि आप बिल मत भरिए। पिछले 10 साल में आपके पास थी हुकूमत, आपने क्यों नहीं भरवाए वो बिल? आपने क्यों नहीं देखा कि किस किस का पेंडिंग है, वो क्यों नहीं भरेगा बिल? आपने क्यों नहीं इस पे कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं इस पे बात की? रही बात ये, दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि मकान तोड़ने का या जो ये डेमोलिशन हो रहे हैं, क्लियरली जो है उमर साहब ने इस पे अपना बयान दिया कि उनकी नॉलेज में नहीं था ये किसी ऑफिसर ने अपने जो है अपने लेवल पे जो है उसका ऑर्डर दिया था। पिछले 1 साल से हम लोग रिपीटेडली यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये अफसरशाही चल रही है, क्योंकि देखिए आप अगर एक अफसर गलती करता है, आप उसे कैसे सीधा करेंगे? चलिए मैं इसी सवाल को पलट देता हूं। चलिए ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी बात की नासिर साहब। मुझे बताइए, आइंदा अगर डेमोलिशन की कार्रवाई कहीं पे चलेगी, चाहे वो जम्मू रीजन में हो या कश्मीर रीजन में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनके लीडरान, आप जैसे लोग वहां पे पहुंचेंगे? क्यों नहीं, हम तो हमेशा हम तो वोकली इसके खिलाफ रहे हैं। सिंह साहब, कि आप जवाब कभी मिला भी जबरदस्ती जो है, आप कभी भी जो है जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते। अगर आपको लगता है कोई इलीगली किसी जगह पे बैठा हुआ है, आप उसे जो है कोर्ट से एविक्ट करवाइए, आप उसे नोटिस दीजिए, आप उसे टाइम दीजिए। फिर अगर वो नहीं करता है, उसके बाद डेमोलिशन आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, बुलडोजर चलाना आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। सुमित साहब, मैं आता हूं, सिंह साहब से पहले जवाब लेता हूं, क्योंकि सिंह साहब बहुत देर से इंतजार करें। सिंह साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आमिर जी ऐसे है, मेरे भाई हैं, इन्होंने भी जो बात की कि हम ये जो हुआ नहीं टूटना चाहिए, हम तीनों पैनलिस्ट कहते हैं किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए, मेरे भाई सुमित जी का। अब आप मुझे बताइए, एक पत्रकार का मकान टूटा है ना जब 15-20 दिन पहले तोड़ा गया है जम्मू की बात, हकीकत है। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी गए हैं, वहां हर एक पोलिटिकल पार्टी के लोग। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ, आपने कोई एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है? आपने किसी अफिसर को बुलाकर पूछा है कि आपने मकान क्यों तोड़ा है? किसी एक चपरासी पर भी आपने कार्रवाई की है? मुझे बताइए। मान लीजिए आईएएस अफसर आपकी बात नहीं सुनता, अगर आपके घर उजाड़े गए होते, क्या आप कुछ करते? आप किसी से पूछते? मेरा एक सवाल है, क्या मैं मेरे भाई बीजेपी के जो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर एलजी साहब ने नहीं किया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, तो क्या एलजी साहब ने भी किसी से पूछा? किसी ऑफिसर को काउंटेबल बनाया? ये तो ऐसे तो मेरा भी घर कल तोड़ देंगे जी, एनसी के खिलाफ बोल रहा है या बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां जवाब देके जाए ना डेमोलिशन ड्राइव। बहुत ही गंभीर सवाल है नासिर साहब, इन्होंने किसी एक आदमी के ऊपर इंक्वायरी की है? सुमित भाई मैं लेता हूँ, ठीक है। सुमित भाई बोलिए, आप ही बोल लीजिए। सुमित भाई जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं कि एलजी साहब ने, इनके एलजी, देखिए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्टेड है, वो बात रखेंगे आगे, उसके बाद अगर एलजी उस पे कार्रवाई नहीं करेगा तब होगा। जब चुना हुआ, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, हर एक की पावर की एक पावर है। अच्छा सुमित भाई, सिर्फ इतना बता दीजिए, ठीक है, मैं दोनों से सवाल लूंगा, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, जिस जर्नलिस्ट की बात हो रही है, क्या इंसाफ के साथ उसका घर तोड़ा गया? फिर आप एलजी पे एलिगेशन लगाइए। ये बताइए, कोई इंसाफ मिला उसके साथ? किसी कानून के तहत हुआ? आप जो कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर है, कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है, उनको ये बोलिए कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ। एक शेर है नासिर साहब, एक शेर है, उन्हें पता है दुश्मन के हर ठिकाने का, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। शरीके जुर्म आपको भी बना रही है पीडीपी। नहीं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप पीडीपी की पॉलिटिक्स देख लीजिए, पिछले 1 साल में ये सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज तक इन्होंने एक बार भी गवर्नर के खिलाफ बात, एलजी के खिलाफ बात नहीं की। जहां भी आप देखेंगे, या तो आप ही बात करिए या तो मुझे बात करने दीजिए। मैं सिंह साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिंह साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। नासिर साहब को जवाब दे लेने दीजिए आपके सवालों का। आपको इनको जवाब नहीं सुनना है ना, इनको सिर्फ चिल्लाना है। क्यों? क्योंकि बस इनकी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। ठीक है, प्लीज बोलिए। पिछले 1 साल में आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जहां पीडीपी जो है एलजी को क्रिटिसाइज करे, जो अंडरमाइन कर रहा है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, या इस बात की उसने अपना नंबर क्या उन्होंने? नासिर साहब, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आपने जो कहा इसका जवाब वो बेहतर तरीके से देंगे। जहां पे भी चीजें गलत हो रही है, चाहे वो डेमोलिशन के खिलाफ हो, नौजवानों की गिरफ्तारी के ताल्लुक से हो, यूएपीए पीएसए जैसे कानून वगैरह के खिलाफ हो, महबूबा मुफ्ती मुखर होकर के बोलती हुई नजर आ रही है। इवन अभी डेमोलिशन वाली कार्रवाई होती है उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। इवन जब फ्लड वाला जोन आया था, इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, उनके
बड़े लीडर वहीदुर रहमान पारा साहब कई जगह पे नजर आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका साथ दे रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो कई जगह पे नजर आते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी तय होती थी और वो सेम चीज यही जानना चाह रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए ना कि एक भी ऐसा इंस्टेंस जहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं पहुंची हो, चाहे यहाँ पे जब जंग के सूरत हाल बना, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे एमएलएज हैं, हर एक अपने अपने एरिया में गया जहां जहां पे नुकसान हुआ था। फिर जब फ्लड आया, हर एक जो है एरिया में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे, चीफ मिनिस्टर पहुंचे और जितना उनसे हो सकता था, जो एक्सग्रेशिया वो अपने लेवल पे दे सकते थे, उन्होंने वहीं पे उसका ऐलान कर दिया। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि पीडीपी तनकीद करती है, पीडीपी सिर्फ तनकीद कर रही है। आप मुझे बताइए एक जगह जहां पे पीडीपी ने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया हो एलजी को, जो अंडरमाइन कर रहा है कंटीन्यूअसली। नासिर भाई, पीडीपी अभी हुकूमत में नहीं है तो मैं उनसे फिर भी सवाल पूछूंगा। सिंह साहब मौजूद हैं, मैं एक चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये सवाल शुरू में भी आया था, आपने भी कंसर्न इसमें दिखाया था। फ्लड वाला मसला हुआ, आप कह रहे हैं कि सेंटर ने क्या किया, अब तक रिपोर्ट बनाई, उसके अलावा क्या किया? खाली चेहरे दिखाए, लोगों से हाल चाल जाना, बस उसके बाद निकल लिए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ, कई रियासतों ने मदद की, कई सारे लोगों ने मदद की, सीएम फंड को मदद भेजने की कोशिश की। इवन सीएम के पास अपने बहुत सारे फंड होते हैं जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोगों का फायदा हुआ? देखिए रिपोर्ट्स बहुत जी, मैं वही कह रहा हूं, जो अभी तक जो भी एक्सग्रेशिया मिला है उन विक्टिम जो फैमिलीज हैं, हाँ। वो तो सिर्फ सीएम फंड से ही मिला है। उसके अलावा क्या मिला है उनको? कुछ नहीं मिला है। सर जी, यही तो बीजेपी भी कह रही है कि सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू रीजन में हुआ था और कितना फायदा जम्मू रीजन का हो गया, तभी तो वो विभाजन की बात कर रहे हैं। आप जो जिनका मकान पूरी तरह जो है तबाह हो गया फ्लड में जी, 1 लाख रुपए जो है सीएम रिलीफ फंड से उनको मिला। उसके अलावा क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई, पूरी जो असेसमेंट रिपोर्ट थी जिसमें पूरा जितना नुकसान हुआ था और जितना रिलीफ मिलना चाहिए था वो सेंटर को भेजा गया। वो उस पे सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज समझनी होगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साल से कंसिस्टेंटली बोल रहा है कि जो यहाँ डुअल निजाम चल रहा है, डुअल निजाम के चलने की वजह से यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसे अकाउंटेबल नहीं बना सकते। जब उसे ये डर नहीं कि मुझे जवाब देना है एक इलेक्टेड एमएलए को, एक इलेक्टेड मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, वो काम नहीं करता है, वो अपनी मनमानी चलाता है। और यही वजह है कि हम पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर करिए, आप कमान यहाँ पे पूरी तरह जो है चीफ मिनिस्टर को दीजिए। उसके बाद अगर कोई क्लियर होता है उसका जो है सारा जिम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन इस वक्त पीडीपी कन्वीनियंटली सिर्फ ठीक है, पीडीपी सवाल उठा रही है, वो अपोजिशन में है और उसका काम है सवाल उठाना, बिल्कुल उठाएगी। मैं इस चीज के लोगों को जिम्मेदार कैसे ठहरा दूं? खैर नासिर साहब, मैं आपके पास आता हूं। सुमित भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गेंद अब आपके पाले में है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क देती है और अब पीडीपी को भी आप नहीं कह सकते क्योंकि वो भी अपोजिशन में है, उनका काम है ये अवाम के मसाइल को उठाना। मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जो कुछ अभी सवाल कंसर्न उठाए जा रहे हैं उस पर सर क्यों नहीं हुआ अब तक, इतना डिले क्यों? देखिए, इन्होंने जो सवाल उठाए ना, इन्होंने क्या चीज बोली? इन्होंने बोला कि सीएम केयर फंड से जो है 1-1 लाख रुपया दिया गया। आपने देखा जो जितने भी एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने 4-4 करोड़, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, एमपीज ने अपने 3 करोड़, 4 करोड़, मतलब करोड़ों की तादाद में उन्होंने दिया। वो नजर नहीं आया। उन्होंने तो स्टेप लिया ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने तो दिए, सबके सामने दिए। 1 लाख रुपए आपको नजर आ रहा है, करोड़ों नजर नहीं आ रहे हैं आपको ये। और दूसरी बात ये कह रहे हैं हमें स्टेटहुड दीजिए, हम जब काम नहीं करेंगे फिर आप बोलना, कैसे यकीन करे जनता आप पे? जम्मू कश्मीर की जनता कैसे यकीन करे? जनाब, आपने तो, आपको ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी। आपने इलेक्शन लड़ा, आपने किन मुद्दों पे लड़ा? बार बार बात वही आती है, आज आके बात वही घूम के फिरती है। सर मुद्दे जो है, देखिए मैं आपको बीच में सुमित भाई मैं नासिर साहब से भी और सिंह साहब से भी जवाब लूंगा। मैं एक सवाल, कॉमन सा सवाल मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ। ये मसाइल हैं, आप तीनों हजरात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मैच्योर हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अभी आप देखिए कि अगर इस तरह के मसाइल, चाहे वो जम्मू रीजन के हों या कश्मीर रीजन के हों, अगर इस तरह के आएंगे, और ऑब्वियस है कि आएंगे, लेकिन इसके लिए हम कहेंगे कि भाई अलग अलग करो, जम्मू को अलग करो, हिंदू मुस्लिम करो, क्योंकि ऐसे ही तो होता हुआ दिख रहा है ना। और मिसालें भी आपके सामने में सुमित भाई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, ये हमने नहीं सिखाया। अगर हमने ये चीजें की होती या ऐसी सोच रखी होती तो जो भी जम्मू में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही है, किसकी शह पे कर रही है, सिर्फ इतना बता दीजिए। कुछ भी आती है,
सर कोई भी अमित स्कीम भाई, आती है थोड़ा- सभी के लिए इक्वलिटी आती है ना। थोड़ा हल्का हाथ रखिए, इतना मत फेंकिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान कर करके ही तो आप आपकी लोग सत्ता बातों में से आए हैं। लग रहा है एमसी के क्या बात कर रहे हैं आप आपके दिल क्या में बात कुछ कर रहे है हैं और आप? आपकी बातों में साफ नजर आ रहा है क्या कि बात आप कर रहे हैं आप? चाहते हैं अगर अगर मैं बीजेपी- सिंह साहब, अगर एक मिनट बीजेपी आपका ये लूंगा। बोलेगी- नासिर भाई, तो आपके मन में जो है नासिर हंसी आ साहब, गई। नासिर साहब क्योंकि बहुत आप अच्छी बात बुरा कही नहीं आपने कहना कि चाहते। चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि बीजेपी ऐसा करती है। ये जो दो मिसालें हैं, ठीक है, मैं जो मेडिकल कॉलेज है उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल रेगुलेशन मुझे पता है और आपको भी। मैं ये जो JKFA वाला जो मामला हुआ है क्रिकेट फुटबॉल वाला, उसमें साफ तौर पे लोगों को लग रहा है कि 20 खिलाड़ी कश्मीर से और 1 खिलाड़ी जम्मू से, यार 10 जिले हैं, नया नया टैलेंट, बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी जम्मू जी, में जी, भी मैं हैं। आपको- उनका नाम नहीं मैं आया, आपको इस- आपने क्यों नहीं मैं एक्सप्लेनेशन आपको- दिया? क्या JKFA गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है? नहीं, मैं आपको इसका एक रीजन देता हूँ। प्लीज। आप मेरी बात मत मानिए। आप कल अपना कैमरा उठाइए, माइक उठाइए, आप जम्मू भी जाइए और कश्मीर भी आइए। आप देखिए कश्मीर में कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं और जम्मू में कितने लोग फुटबॉल चलिए खेलते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं सर्वे करके बैठा हूं। मैं इसका जवाब देता हूं। जम्मू में इतने सारे फुटबॉल ग्राउंड हैं, माफ कीजिएगा, कश्मीर में इतने सारे क्लब हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, जम्मू में क्यों नहीं है सर? आप ये बता दें। लेट मी कंप्लीट। जम्मू में या कश्मीर में देखिए, कोई भी जो स्पोर्ट हो उसमें आप इस तरह से सिलेक्शन नहीं कर सकते कि अगर कश्मीर से 10 लिए तो 10 जम्मू से ले लें। किसी भी स्पोर्ट में बिल्कुल टैलेंट के बेस पे होती है। हाँ, सिलेक्शन एग्जैक्टली टैलेंट के बेस पे होता है और खेलने के कि किस जगह पे कौन सा खेल ज्यादा खेला जाता है। जम्मू में ज्यादा हॉकी खेली जाती है, कश्मीर में हॉकी नहीं खेली जाती है। कल को फिर कश्मीर वाले बोलेंगे कि जो आप जो है हॉकी टीम में आधे प्लेयर जो है कश्मीर से ले ले, वो दैट विल नॉट बी अ वैलिड आर्गुमेंट। हाँ, अगर आपको लगता है फुटबॉल टीम में अगर जम्मू का बच्चा नहीं आया है, आप खुद देखें कि यहाँ पे आप मुझे बताइए कितने प्राइवेट क्लब हैं जम्मू में? कोई नहीं है। जो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जो JNK की वाहिद प्राइवेट टीम, तो जिम्मेदार कौन है नासिर साहब? ये बात तो है जानने की लोगों को। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक स्पोर्ट जो है हर एक जगह खेला जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया। बिल्कुल। मैं चूंकि वक्त का, मैं इस वजह से तीनों हजरात से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। मैं सिंह साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो सत्ता की मलाई वाली बात जहां से हमने शुरू की थी और बहुत सारी बातों से बातें निकल के आई सामने में, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से अवाम के दरमियान इस मलाई को बराबर तरीके से बांटा जा सकेगा और किस तरीके से हो पाएगा? क्या कोई प्लान है आपके पास, अपोजिशन के पास? देखिए सुनिए, मैं आपसे क्या कि अभी आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी में कितने लोग जम्मू से गए, कितने कश्मीर। आज टॉपिक ये है ना, सब लोग भूल गए बिजली, पानी, सड़क सुविधा, डेली वेजर, जितने भी बाकी जो 5 लाख 1 लाख नौकरियां, 5000 स्टेफन, बहुत कुछ था ना सरकार ने कहा, बिल्कुल। तो चला गया ना। अब महीना इसके ऊपर डिस्कशन चलेगी, 1 महीने के बाद नया टॉपिक आ जाएगा। मैंने इसीलिए कहा भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना, ये बिल्कुल सही है। टैलेंट के आधार पर अगर कोई आता है तो वो टैलेंट को धर्म के नाम से नहीं जोड़ रहे। हाँ। पहली बात। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या वाकया जो 20 बंदे गए हैं जम्मू में 4-5 भी खेलने वाले नहीं? अगर नहीं है तो जम्मू में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए कि अगली बार अगर टीम जाए हमारे भी बच्चे जम्मू में जाए। मैं इलाके के नाम पे बांटना नहीं चाहता। ठीक है, तो नहीं, फाइनल हल बताइए सर जी, इसका हल क्या है आपकी नजर में? हल सिर्फ एक है कि आपने जो जनता के साथ वादे किए उसको पूरा करें। जहां हमारी जरूरत है हम कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ आपके साथ खड़े। सुमित भाई, क्या हल नजर आ रहा है आपको फाइनली? हम आपके साथ है, कोई किसी का टिप्पणी नहीं, आपके साथ है। सुमित भाई, सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे क्यों रहते हैं, उनका रीजन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सिफारिशें बहुत ज्यादा चल जाती हैं। ये राइट, ये सबसे बड़ी बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स का कन्वीनर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर भाजपा का कन्वीनर स्पोर्ट्स का मैं रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं मेरे पास यही मुद्दे जो मैं यहाँ के बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स काउंसिल से बात करता था, और कई चीजें ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे काबिल, ये ना बोलिए कि श्रीनगर में बच्चे काबिल है, 2 टांगे उनकी भी 2 इनकी भी है, हर एक बच्चे में काबिलियत होती है, लेकिन उसकी काबिलियत को कौन रोक रहा है?
कहां से कौन उसको दबा रहा है, उस चीज का ये अगर बोलेंगे तो अपने मन पे हाथ रख के बोले। क्या इन्हें नहीं पता कि ये चीजें सही है कि बच्चों को काबिलियत के दम पे आगे नहीं आने दिया जाता? और कई जगहों पे ठीक है, क्या जो इल्जाम है बीजेपी सभी को, सब मजहब को एक ही तराजू में तौलेगी और हिंदू मुस्लिम नहीं करने देगी जम्मू में? तो रहने दीजिए, उस पे डिबेट करना ही बेकार है। वो तो ठीक है, मतलब तो आपकी नजर में क्या? नहीं ठीक है, आप देखिए इल्जाम दर इल्जाम बहुत सारे हैं नासिर साहब, आपके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। प्लीज आप जवाब दीजिए, हल क्या है? फाइनली आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। आप देखिए आपके सामने ये इन्होंने कैसे झूठी बात बोली कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, जम्मू के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। और इन्होंने कैसे जो है झूठ बोला आपके लाइव डिबेट पे। मैंने ये बात कही कि अगर कश्मीर में ज्यादा लोग जो है फुटबॉल खेलते हैं, जम्मू में ज्यादा लोग हॉकी खेलते हैं, तो जाहिर सी बात जब आप देखेंगे हॉकी टीम में जम्मू के प्लेयर होंगे और फुटबॉल टीम में कश्मीर के प्लेयर होंगे। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात, पिछले 5 से 6 साल के बाद पिछले साल यहाँ एक लोगों की चुनी हुई हुकूमत आई है। एक इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है पावर में, हुकूमत हमारी है, कल बीजेपी हो सकती है, पीडीपी हो सकती है, कोई और हो सकता है, लेकिन ये जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है इसको अंडरमाइन करना डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग जो चुन के आते हैं, चाहे वो एनसी का एमएलए हो, सरकार हो, या पीडीपी की हो, या बीजेपी की हो, या कांग्रेस की हो, हम लोग लोगों से चुन के हुए आते हैं और हमें 5 साल बाद लोगों के पास वापस जाना इसीलिए होता है। मैं इस चीज तो को समझ सकता हूं बेहतर अंदाज में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और शायद सिंह साहब ने जो कहा कि इन तमाम तर चीजों से बाहर निकल करके हमें सिर्फ अवाम के लिए सोचना होगा, तभी ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी। ये बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त आज इजाजत नहीं देता। इस वजह से सिंह साहब बहुत शुक्रिया अपनी बेहतरीन बातचीत करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। वीरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ बेहतरीन अंदाज में जुड़े रहने के लिए, सुमित शर्मा साहब बेहतरीन अंदाज में बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए, और जनाब नासिर लोन साहब बेहतरीन अंदाज में डिफेंड करने के लिए और उन तमाम तर चीज़ों को पॉइंट रखने के लिए जो ख़ास तौर पे आवाम के मफाद में होंगी आने वाले दिनों में, हम उम्मीद कर सकते हैं। आई होप सो। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।